इस वीडियो में हम देखेंगे आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव क्या होता है? तो आहार परिणाम कर भाव यह होता है, आहार के द्वारा क्षीण धातुओं की पूर्ति होती है। मतलब जो हम आहार ले रहे हैं उससे जो धातुएं क्षीण हो गई हैं या जो धातुएं कम हो गई हैं उनकी क्या होती है, पूर्ति होती है। लेकिन जो हम आहार जिस रूप में ले रहे हैं वह आहार उसी रूप में क्षीण धातुओं की पूर्ति नहीं करता। क्या लिखा हुआ है? किंतु आहार जिस रूप में हम लेते हैं वह उसी रूप में शरीर में क्षीण धातुओं की पूर्ति नहीं करता। जैसे हम रोटी ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, दाल चावल ले रहे हैं तो खा रहे हैं, तो वह जिस रूप में अंदर गया है, हमने जो खाया बाइट लिया अंदर क्या, वो उसी रूप में धातु की पूर्ति नहीं करता। अपितु वह क्या होता है, अलग अलग रूप में कन्वर्ट होता है। पहले तो उसमें लिखा अपितु वह नानाविध शरीर घटकों के रूप में परिणत होकर फिर शरीर की पूर्ति करता है और मतलब शरीर होकर उसकी पूर्ति मतलब क्षीण धातुओं की पूर्ति करता है, शरीर की पुष्टि करता है। तो क्या होता है, अलग अलग रूप में प्रकार में तो शरीर घटकों के रूप में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट परिणत मतलब कन्वर्ट होता है, फिर वह करता है। तो वही कह रहे हैं आहार क्षीण धातु की पूर्ति तो करता है, लेकिन हम जिस रूप में आहार ले रहे हैं वह उसी रूप में क्षीण धातुओं की पूर्ति नहीं करता। वह पहले नानाविध घटकों के रूप में परिणत होता है, फिर वह क्षीण धातुओं की पूर्ति एवं पुष्टि करता है। उसी आहार को शरीर शरीर के जो हम आहार ले रहे हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ले रहे हैं, तो वो उस रूप में शरीर क्षीण धातुओं की पूर्ति तो करता नहीं है। वो पहले शरीर अनेक घटकों के रूप में परिणत होता है, फिर करता है। तो उस घटकों के रूप में उपयुक्त बनाने वाले भावों को क्या कहा जाता है? आहार परिणाम कर भाव कहा गया है। अब इसमें क्या क्या आता है? आहार परिणाम करास्वी त्वमे भावा भवन्ति तदथा ऊष्मा वायु क्लेदः स्नेह काल संयोगश्च इति। ऊष्मा वायु क्लेदः स्नेह काल संयोगश्च इति। ऊष्मा वायु क्लेदः अर्थात आहार को पचाकर रस आदि विभिन्न धातुओं के रूप में परिणत करने वाले भाव निम्न हैं। देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ऊष्मा में आता है पाचक पित्त, 5 भूतग्नियां, 7 धातवग्नियां। ऊष्मा, वायु, क्लेद। क्लेद एक कफ होता है, विशेष रूप से क्लेदक कफ। स्नेह में घृत तैल इत्यादि। काल अर्थात पाचन का समय। संयोग अर्थात आहार विधि विशेषायतन का संयोग में होना। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा क्या करता है? ऊष्मा पचती, ऊष्मा अन्न का पाचन करता है। अर्थात ऊष्मा का कार्य क्या है? सबसे मेन आहार द्रव्यों का पाचन करना है। पित्त या अग्नि अपनी ऊष्मा से, जो पित्त होता है या अग्नि होती है, जठर अग्नि होती है, सभी अग्नि होती है, पित्त होता है, वह अपनी ऊष्मा से सभी अग्नियों को प्रदीप्त कर आहार को पाचन करते हैं। इसमें मुख्य कार्य पाचक पित्त का होता है। आहार लेने से लेकर मुख से लेकर पकवास तक जितने भी पाचक रसों का स्त्राव होता है वे सभी अपनी ऊष्मा या ऊर्जा से आहार द्रव्यों का पाचन करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा है कि ऊष्मा का कार्य आहार द्रव्यों का पाचन करना है। सबसे पहले जो पित्त होता है या जो अग्नि होती है, अग्नि का मतलब है जठर अग्नि और यहाँ पित्त का मतलब है पाचक पित्त और जठर अग्नि को एक ही संज्ञा दी गई है। तो उन्होंने बोला है कि अपनी ऊष्मा से सबसे पहले क्या करता है, सभी अग्नियों को, तो जो पाचक पित्त है या जठर अग्नि है, ये सभी अग्नियों को, कौन सी? 5 भूताग्नि, 7 धातवग्नि, सभी अग्नियों को प्रदीप्त कर आहार का पाचन कराते हैं। इनमें से मुख्य कार्य किसका? पाचक पित्त का। तो इसलिए हमने देख लिया मुख्य कार्य किसका? पाचक पित्त का, क्योंकि पाचक पित्त या जठर अग्नि अपनी ऊष्मा से सभी अग्नियों को प्रदीप्त कर अन्न का पाचन कराते हैं। आहार का मुख से लेकर पकवास तक जितने भी पाचक रसों का स्त्राव होता है वे सभी अपने मतलब मुख से लेकर पकवास तक जितने भी पाचक रस निकलते हैं वे सभी क्या करते हैं? अपनी उसमें ऊर्जा से आहार द्रव्यों का पाचन कराते हैं। अर्थात पाचक रसों या पाचक पित्त के द्वारा आहार रस में परिवर्तित होकर शरीर के सजातीय द्रव्य
बन जाते हैं, जिसका उपयोग शरीर वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति के लिए होता है। अब इसके बाद देखेंगे वायु। वायु प्रकर्षति। वायु प्रकर्षति अर्थात क्या है, यहाँ दिया है वायु का कार्य सबसे मुख्य काम क्या है, सभी चेष्टाओं को नियंत्रण रखना। वायु का कार्य सभी चेष्टाओं को नियंत्रण करना। और अभी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तंत्रिका संस्थान द्वारा होता है। मतलब यह मतलब जो कार्य हैं वायु के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको कहा गया है कि तंत्रिका संस्थान द्वारा होते हैं। वायु का कार्य शरीर की सभी चेष्टाओं का नियंत्रण करना है। वायु प्रकर्षति। अतः आहार एवं उसके विभिन्न परिवर्तनों को विभिन्न स्थानों में पहुंचाना। अतः आहार एवं उसके विभिन्न परिवर्तनों को कहाँ पहुंचाना, विभिन्न स्थानों में पहुंचाना। किसका कार्य है, वायु का कार्य है। पाचक रसों का स्त्राव करवाना आदि सभी कार्य वायु से होना अपकर्षण कहा जाता है। सबसे पहले क्या है, आहार एवं उसके विभिन्न परिवर्तन, जो आहार है और उसके जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको उनके स्थान में पहुंचाना, पाचक रसों का स्त्राव करवाना, ये सभी कार्य वही है किससे, वायु से होते हैं, उसको अपकर्षण कहा जाता है। अब ये पता है कि हम जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जो हम अन्न ले रहे हैं, वह किसके द्वारा होता है, प्राण वायु के द्वारा अन्न ग्रहण होता है। समान वायु के द्वारा क्या होता है, अग्नि का उद्दीपन होता है, सार कीट का विवेचन होता है, तथा अपान वायु द्वारा कीट भाग गुदा मार्ग की ओर अपकर्षण करता है। आदि सभी कार्य वायु के द्वारा ही संपन्न होते हैं। अच्छा, तो इसको इस तरीके से याद कर लेते। सबसे पहले वायु का कार्य कौन सा है, आहार एवं उनके विभिन्न परिवर्तनों को उनके स्थान तक पहुंचाना, ये पाचक रसों का स्त्राव होना, प्राण वायु द्वारा अन्न का ग्रहण होता है, समान वायु द्वारा अग्नि का प्रदीप होता है एवं सार कीट का विवेचन होता है, और अपान वायु के द्वारा कीट का गुदा मार्ग की और अपकर्षण। ये सभी कार्य आधुनिक किसके होते हैं, वायु के होते हैं। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको किसके द्वारा बोला जाता है, तंत्रिका संस्थान द्वारा बोला जाता है। क्लेद, जो क्लेद होता है वह सैथिल्यम आपादेति। क्या करता है, क्लेदा सैथिल्यम आपादेति, मतलब वह अन्न को ढीला सैथिल का मतलब होता है ढीला, अन्न को ढीला करता है। क्लेद यह कफस स्त्राव है। मुख्य रूप से बता रहे, जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो मुख में जो क्लेद होता है वह होता है बोधक क्लेद। कौन सा क्लेद होता है, बोधक क्लेद। और वह बोधक क्लेद क्या होता है, जो हमने अन्न लिया है, जब हम उसको चढ़वड़ करते हैं, उसको चबाते हैं, तो अन्न के साथ बोधक कफ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहला, और उसको क्या करता है, शिथिल करता है और ढीला करता है, गीला करता है और सॉफ्ट मृदु बनाता है। फिर वह जब अन्न अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में फिर उस अन्न के साथ पहले बोधक कफ मिला था, फिर अमाशय में उस अन्न के साथ कौन सा मिलता है, क्लेदक कफ। और क्लेदक कफ का कार्य भी वही होता है, यह शैथिल्य ढीला करता है, उसको गीला करता है और मृदु करता है। यह कफस स्त्राव है और इसका कार्य अन्न को शिथिल करना, उसे गीला करना है, जिससे कि उसका सम्यक रूप से पाचन हो सके। तो पाचन के लिए अन्न कैसा चाहिए, गीला होना चाहिए और ढीला होना चाहिए। अन्न को शिथिल करने का कार्य मुख्यतः कफ के द्वारा होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम लिया गया आहार मुख में बोधक कफ के द्वारा तथा चढ़वण क्रिया के द्वारा शिथिल किया जाता है। तत्पश्चात अमाशय में स्थित क्लेदक कफ के द्वारा अन्न को और शिथिल या गीला कर दिया जाता है, जिससे कि उस पर पाचक रसों का पूरा प्रभाव हो सके। तो क्लेद में इतना लिखना, क्लेद शैथिल्यम आपादति, क्लेद कफज स्त्राव है, इसका कार्य है अन्न को शिथिल करना और उसे गीला करना, जिससे कि उसका सम्यक रूप से पाचन हो सके। अन्न को शिथिल करने का कार्य मुख्यतः कफ के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम ग्रहण किया गया अन्न मुख में बोधक कफ के द्वारा और जड़वड़ क्रिया से शिथिल किया जाता है। तत्पश्चात अमाशय में स्थित क्लेदक कफ क्या करता है, फिर अन्न को शिथिल कर देता है, जिससे कि उस पर इसका पाचक रसों का प्रभाव हो सके और अन्न का सम्यक रूप से पाचन हो सके। अब देखते हैं स्नेहो मार्दवम जनयति, अर्थात स्नेह द्रव घृत आदि अन्न को मृदु बनाते हैं।
स्नेह द्रव्य जो रहते हैं वह अन्न को क्या बनाते हैं, मृदु सॉफ्ट बनाते हैं। स्नेह द्रव्य क्या करते हैं, अन्न को मृदु अर्थात अन्न को सॉफ्ट बनाते हैं और अन्न में उत्पन्न मृदुता के कारण उसका पाचन आसान हो जाता है। और अन्न में उत्पन्न मृदुता के कारण उसका पाचन क्या हो जाता है, आसान। मतलब जो स्नेह वाले द्रव होते हैं, घी तेल होता है, वह अन्न को क्या बनाते हैं, मृदु सॉफ्ट बनाते हैं और अन्न में जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। तथा यह स्नेह अंश जो हम स्नेह वाली चीजें ले रहे हैं जैसे कि घी तेल, ये अग्नि को भी प्रदीप्त करने का कार्य भी करते हैं जिससे पाक होता है। आधुनिक विज्ञान में बताया गया है कि जब हम स्नेह युक्त आहार लेते हैं तो अच्छे पित्त का स्त्राव होता है। जब हम कैसा स्नेह युक्त आहार लेते हैं तो अच्छे पित्त का स्त्राव होता है, जो कि स्नेह युक्त आहार को पचाने तथा अवशोषण में सहायता करता है। आधुनिक उसमें क्या कहा गया है कि जब हम स्नेह युक्त जैसे कि फैट वाली चीजें लेते हैं तो अच्छे पित्त का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है, अच्छे पित्त का स्त्राव होता है। अच्छे पित्त अर्थात बाइल जूस का स्त्राव होता है जो कि स्नेह युक्त आहार को उसको पचाने में डाइजेस्ट और उसको अवशोषण मतलब उसका एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। नेक्स्ट है काल्हा पर्याप्त अभिनिर्वर्त्यति। हमें पर्याप्त जो हमने अन्न ग्रहण किया है उसको पचने का पर्याप्त समय देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने अन्न ग्रहण किया और उसको पचने का समय नहीं दिया और फिर से हमने दोबारा अन्न दूसरी बार ग्रहण कर लिया, इससे अजीर्ण हो जाता है। तो यहाँ काल्हा में क्या कहा गया है कि आहार के परिणाम के भाव में काल है, तो काल में कहा गया है कि हम उसको पर्याप्त किसका पचने का समय दें, अर्थात काल या समय पर्याप्त रूप में मिलने पर ही सम्यक पाचन होता है। पर्याप्त समय मिलेगा जब भी सम्यक पाचन होगा। यहाँ काल का अर्थ पचने का समय है और जिसका हमें पता कैसे लगता है कि कब पाचन हो गया, तो हमें पुनः भूख लगने लगेगी तो इससे पता चल जाएगा। तो जिसका निर्धारण पुनः भूख लगने से होता है, अर्थात पूर्व के खाए हुए आहार के पचाने पर ही पुनः भोजन करने को कहा गया है। यदि इसके पहले ही भोजन कर लेते हैं तो अजीर्ण हो जाता है, अर्थात दोनों भोजन का सम्यक पाक नहीं हो पाता है और यह दोष को प्रकोपित करते हैं। आधुनिक मत से भी आहार में पाक में 3-4 घंटे का समय लगता है। तो ये हो जाएगा काल में वही है, कालः पर्याप्तम अभिनिर्वर्त्यति, अर्थात काल मतलब समय पर्याप्त मिलने पर ही सामयिक पाचन होता है। काल का अर्थ है पाचन का समय है और क्या बोला गया है, जिसका निर्धारण कैसे होता है, पुनः भूख लगने से होता है, अर्थात पूर्व में खाए हुए भोजन के पचाने पर ही पुनः भोजन करने को कहा गया है। यदि इससे पहले भोजन कर लेते तो क्या हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, अर्थात दोनों भोजन का सम्यक रूप से पाचन नहीं हो पाता है और यह दोषों को क्या कर देता है, प्रकोपित कर देता है। आधुनिक मत से आहार पचने में कितना 3-4 घंटे का समय लगता है। अब इसके बाद देखेंगे समयोग। तो समयोग में क्या कहा गया है, आहार को सम मात्रा में लेने पर ही अगर हम आहार को सम मात्रा में, जैसे ऐसा आहार ले रहे हैं जिसमें सम मात्रा है, सभी कुछ है, तो उसके पचन उपरांत ही सम धातु की उत्पत्ति होती है जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें आहार को कैसे लेना चाहिए, सम मात्रा में लेना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कहें तो ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, सभी चीजें हो, जब भी उसके पचन उपरांत सम धातु की उत्पत्ति होगी जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अतः संयोग का वर्णन किया है, संयोगस्तु येषां परिणाम धातु साम्यकरः संपद्यते, अर्थात संयोग पचे हुए रसाती धातुओं को सम करता है। आहार को सम मात्रा में लेने से धातुओं की उत्पत्ति भी, आहार को सम मात्रा में लेंगे तो धातु की उत्पत्ति भी कैसी होती है, सम मात्रा में होती है। इसके विपरीत होने से शरीर में अजीर्ण होकर अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हम आहार को सम मात्रा में नहीं लेंगे तो क्या होगा, अजीर्ण होकर शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। और आचार्य चक्रपाणी ने संयोग के अंतर्गत अष्ट आहार विधि विशेषायतन की
अष्टाहार विधि विशेष आयतन को किसके अंदर रखा गया है? इसी संयोग के अंदर रखा गया है। तो आचार्य चक्रपाणि ने संयोग के अंतर्गत अष्ट आहार विधि विशेष आयतन की गणना की है और कहा है परिपाक का अंतिम सहकारी कारण संयोग होता है।